हेलो फ्रेंड्स, योजना अक्टूबर 2017 के डिस्कशन में आपका स्वागत है। योजना पब्लिकेशन डिवीज़न की इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है और ये ऐसे मुद्दे उठाती है, ऐसे मुद्दों के ऊपर इसमें लेख छपते हैं जो कि यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की प्रिपरेशंस में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार की जो थीम थी इस मैगज़ीन की वो न्यू इंडिया थी। न्यू इंडिया वी रिजॉल्व टू मेक, नया भारत जो हम बनाने की चाह रखते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें एक संकल्प लिया गया था और उस संकल्प को लेने के बाद उसके ऊपर कार्य किया गया और 5 साल के भीतर ही भारत 1947 में आज़ाद हो गया। तो वो उस संकल्प की शक्ति थी जिसके कारण से भारत को आज़ादी मिली थी। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है और ये साल जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का 75वां साल है और पीएम चाहते हैं कि आज फिर हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को गंदगी से, गरीबी से, भ्रष्टाचार से, टेररिज्म से, मतलब आतंकवाद से, और कम्युनलिज्म से और कास्टिसिज्म से, इससे हमें अपने देश को आज़ाद करना है। और इसका लक्ष्य क्या है? 2022 तक हमें इसको आज़ाद कर लेना है। जब तक, मतलब 2022 में जब हमारा देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तब हम इन बुराइयों से अपने देश को आज़ाद कर चुके होंगे। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट की 75वीं वर्षगांठ पर आज 2017 में हमारा लक्ष्य है कि जब हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो हमारा देश इन बुराइयों से आज़ाद हो चुका होगा। तो चीफ एडिटर जो हैं वो भी यही बात इसमें, अपने जो क्रक्स होता है किसी भी मैगज़ीन का, वो चीफ एडिटर्स की जो एडिटोरियल होती है उसमें होता है, उसमें ये बात ये कहते हैं। दूसरी दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं, चैम्पियंस ऑफ चेंज। चैम्पियंस ऑफ चेंज क्या है? चेंज कैसे हो सकता है? चेंज हो सकता है इनोवेशन के द्वारा, और जो आजकल के स्टार्टअप्स हैं, जो कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत, वो कोई नई विचार या कोई नया आइडिया लेकर के जब आते हैं तो उसके ऊपर वो एक एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज क्रिएट करते हैं। एक उस पर एक व्यवसाय, व्यापार या कह लें एक नया धंधा शुरू करते हैं। और उनकी जो थिंकिंग होती है वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, रेडिकल थिंकिंग होती है, न्यू आइडियाज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बदलाव है उसको एक बल मिलता है, बदलाव को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि समय तो बदल रहा है और समय बदलने के साथ साथ हमें आगे भी बढ़ना है। तो ये जो चैम्पियन हैं चेंज लाने के, वो ये लोग हैं। और चूंकि इनका अगर हम गवर्नमेंट के साथ में तालमेल बिठा दें तो एक निश्चित रूप से ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन हो जाएगी जो कि बहुत अच्छी तरीके से लोगों के लिए लाभकारी होगी और फील्ड में बहुत अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा, क्योंकि 360 डिग्री फीडबैक इस पे मिल सकेगा। तो चैम्पियंस ऑफ चेंज बेसिकली नीति आयोग का वो मुद्दा है जिसके द्वारा पॉलिसी में वो ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं, इन नए नए उद्यमियों को आगे ला करके उसमें सम्मिलित करके वो एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाना चाहते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, जिससे वास्तव में देश में बदलाव लाया जा सके। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में और आगे हम पढ़ेंगे। तो हम ये जो 6-7 मुद्दे हैं उनके ऊपर अलग अलग लेखकों ने इस योजना में लेख लिखे हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है स्वच्छता के ऊपर। स्वच्छता के ऊपर ये था कि भाई, क्लीन इंडिया जो एक स्वच्छ भारत अभियान जो एक आंदोलन चल रहा है वो जन आंदोलन किस तरीके से है। तो जल्दी से देख लेते हैं। 2014 में इसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, 15 अगस्त 2014 को, और इसकी डेडलाइन जो है वो है 2 अक्टूबर 2019, जब गांधी जी की 150वीं
जन्म जन्म दिवस हम उनका मना रहे होंगे, बर्थ एनिवर्सरी मना रहे होंगे, तब इसका ये एक टाइमलाइन है कि 2 अक्टूबर 2019 तक हमें ये पूरा कर लेना है। ओपन डिफिकेशन बहुत ही खराब आदत है जो कि देश में लगी हुई है, और ये पुरानी प्रैक्टिस है, कुरीति है, फिर भी पुराने समय से चली आ रही है, जिसकी वजह से लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा अनुमान लगाया है कि 40% भारत के जो बच्चे हैं वो स्टंटेड, मतलब उनकी हाइट कम रह जाती है, सैनिटेशन ना होने, मतलब कि साफ सफाई ना होने की वजह से उनकी ग्रोथ कम रह जाती है, और जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था में इसका जो व्यय है या इसका जो कॉस्ट है वो 6% जीडीपी की है। जीडीपी में 6% की हानि हो जाती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम आज सुपर पावर बनने की कोशिश करते हैं, तब हम देखते हैं कि एक तरफ तो हम गंदगी फैला रहे हैं और दूसरी तरफ हम सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे से तालमेल नहीं खाती हैं, और इस तरीके से करना हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत और उनकी सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ी करता है। तो इसलिए जहाँ एक तरफ ये जीडीपी की बात करता है कि जीडीपी को नुकसान होता है गंदगी से, सैनिटेशन से या ओपन डेफिकेशन से, दूसरी तरफ हम सुपर पावर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, पर ये दोनों बातें एक दूसरे से तालमेल नहीं खाती। इसलिए हमें कुछ तो बदलना पड़ेगा, हमें स्वच्छता की ओर तो चलना ही पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन एक उसी में एक इनिशिएटिव है, और अब तक की प्रोग्रेस देख लेते हैं। प्रोग्रेस काफ़ी मतलब इनकरेजिंग रही है। 5 स्टेट्स अब तक जो हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा और उत्तराखंड, ये अपने आप को ओपन डिफिकेशन फ्री बता चुके हैं, खुले में शौच नहीं होती है। 2,35,000 गांव ऐसे हैं जो कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। इन्हीं में से 400 गांव ऐसे हैं जो कि गंगा नदी के किनारे थे और अब वो ओपन डिफिकेशन फ्री हैं, तो जिसका असर यह है कि गंगा नदी वहाँ पे साफ रहेगी। दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान जो है इन्हीं सारी वजहों से एक यूनिक प्रोग्राम है, जिसमें से कि 55 करोड़ ग्रामीण लोगों को अब तक जोड़ा जा चुका है, और बहुत सारी कैंपेन भी चलाई गई। दरवाज़ा बंद कैंपेन टीवी पे चल रही है, अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी कैंपेनिंग की है इसके लिए, विद्या बालन ने भी बहुत सारी कैंपेनिंग की है, तो बहुत सारे अभिनेताओं ने, अभिनेत्रियों ने और फिल्मी सितारों ने इसकी बातें कही, इसकी कैंपेनिंग की है, जिसका कुछ ना कुछ सकारात्मक असर पड़ा है। दूसरा, इसके बारे में क्या है, व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है वो केवल आउटपुट की बात नहीं करता है, आउटकम की बात करता है। नंबर ऑफ़ लेबोरेटरीज़ या नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स बनाने की बात नहीं करता है। इसके साथ साथ कितना एडॉप्शन है, बिहेवियरल चेंज, व्यवहारिक या आदत में कितना बदलाव हुआ है, उसकी बात करता है। दूसरा, ये केवल क्लेम नहीं करता, ये वेरीफाई करता है, थर्ड पार्टी के द्वारा वेरिफिकेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। और इसमें सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब वो जो फेशियल वेस्ट जनरेट होता है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करना है उसकी बात भी की जाती है। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, 20 ऐसे आइकॉनिक प्लेसेस डिफाइन कर दिए गए हैं जो कि कल्चरल और हिस्टोरिकली काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उनको साफ़ रखना है, उनको एज अ शोकेस दिखाना है कि देखिए ये स्पेस कितने अच्छे हैं, प्लेसेस कितने साफ़ सुथरे हैं, जिसका असर दूसरे प्लेसों पे भी पड़ेगा। तो ये अभी 20 हैं, 80 इसमें और जोड़ना है। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस को 100 तक ले जाना है, 100 ले जाना है इसको। स्वच्छाथन किया गया था कि भाई बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्वच्छ भारत मिशन में, तो उन चैलेंजेस का सोल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए यंगस्टर्स को इन्वॉल्व किया गया कि भाई स्वच्छाथन आप बताइए कैसे चैलेंजेस, उसको कैसे ठीक करेंगे, जैसे कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या है, लार्ज स्केल पे कैसे इसको आप लेकर के जाएंगे नॉन इंट्रूसिव मैनर में, इफ़ेक्ट ऑफ यूजेस कैसे आप मेज़र करेंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे लिवरेज करेंगे जिससे कि वो बिहेवियर परिवर्तन लाए, व्यवहार में परिवर्तन ले आए। और स्केलेबिलिटी की भी बात करते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए जो कि केवल पायलट बेसिस पे चल रहा है या सैम्पल बेसिस पे चल रहा है, वो स्केलेबल होना चाहिए कि वो देश में किस तरीके से व्यापक रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सके, प्रसारित कैसे किया जा सके। केवल वो एक स्टडी या कह लीजिए एक मॉडल बन के ना रह जाए, वो वास्तव में इम्प्लीमेंट हो।
तो टेक्नोलॉजी को कैसे लीवरेज करना है। और ऐसी फ्रूगल टॉयलेट टेक्नोलॉजी मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जो कि डिफ़िकल्ट एरन दूरवर्ती दूरगामी प्रदेशों में जो ऊंचे हैं या जो जिनमें पहुंचना थोड़ी दिक्कत वाली बात है, वहाँ पे कैसे टॉयलेट्स आप बनाएंगे, वहाँ पे कैसे आप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आप लगाएंगे, उसके बारे में सोल्यूशन बताइए। तो ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे चैलेंजेस स्वच्छाथन में डाले गए। स्कूल में कैसे आप टॉयलेट को मेंटेन रखेंगे, या सेफ डिस्पोजल कैसे करेंगे, फेशियल या मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो निकलता है उसका कैसे सेफ डिस्पोजल कैसे होगा, या जो फेशियल मैटर निकलता है उसका किस तरीके से अर्ली या इंस्टेंट डिकम्पोजिशन होगा, उसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से होगा। तो उस पर बहुत सारे सुझाव सामने आए और उनको सम्मानित भी किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया जो भी सुझाव आए। तो ये बहुत अच्छा स्वच्छाथन आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा की गई थी। स्वच्छता ही सेवा, ये एक स्वच्छता पखवाड़ा तो अलग चीज़ है। स्वच्छता ही सेवा एक और कैंपेन चलाई गई जिसका आयोजन 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में किया गया। गवर्नमेंट के बेसिकली सारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट में इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और उन्होंने दिखाया किस तरीके से हमें साफ़ सफाई रखनी है। उन्होंने अपनी सफाई खुद करने का इसमें एक संकल्प लिया और करके दिखाया। तो ये था स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता पखवाड़ा है कि 15 दिन का टाइम पीरियड है स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वो स्वच्छता पखवाड़ा है। तो ये है स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल था। दूसरा एडिटोरियल इसमें है इनेबलिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल इंडिया। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से हम जो अवसर हैं उनको किस तरीके से हम बढ़ाएंगे। तो अवसर बढ़ाने के लिए कैसे हैं, अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो टारगेट है, पहले फिल्ड हो गई, अब दूसरा पावर्टी पे अटैक करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में और फिर वो गरीबी से आज़ाद हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DAY-NRLM, ये इस नाम की एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला करके रखी है, जिसका टारगेट 8.85 करोड़ घर यानी परिवार, हाउस होल्ड ग्रामीण भारत के हैं। इन्हीं के ऊपर बेसिकली ये फोकस करती है। और पावर्टी फ्री क्या है, पावर्टी फ्री का मतलब ये है कि अगर वो पावर्टी फ्री है तो किस तरीके से हैं, अगर उनकी सोशल अपॉर्चुनिटी जो है उसको बढ़ा दिया जाए और जिससे कि वो अपने जो दरिद्रता है उससे बाहर आ जाएं और खुद का पोटेंशियल पूरा यूज़ कर सकें। अब इसके इंटरवेंशन के तरीके ये हैं कि उनको एजुकेशन दी जाए, उनकी हेल्थ ठीक कर दी जाए, स्किल्स हो उनके पास, स्वच्छता हो, साफ़ पीने का पानी हो, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं, जेंडर इक्वलिटी हो, कनेक्टिविटी हो। अगर हम उसके आसपास की चीज़ों को ठीक कर देंगे जिसके कारण से वो बहुत पिछड़े रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से एक सिग्निफिकेंट डेंट मतलब एक महत्वपूर्ण प्रहार गरीबी पे किया जा सकता है। और यही ऑब्जेक्टिव है DAY-NRLM का, जिसमें कि लगभग 9 करोड़ घर जो हैं उस पर फोकस किया गया है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या करता है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कन्वर्जेंट अप्रोच अपनाई हुई है। ये कन्वर्जेंट तो आप दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, कन्वर्जेंस आपको लिखना है आपके एग्जाम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम चलाई है, कन्वर्जेंस होना ही चाहिए उसमें। और कन्वर्जेंस होने के लिए देखिए ये लार्ज स्केल पे बढ़ाने की कोशिश कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस स्कीम को। और इसमें इन्होंने बताया कि सेंटर की जो स्पेंडिंग है और वो डबल हो गई है, जो 12-13 फाइनेंशियल ईयर से इसमें डबल हो गई है आजकल की डेट में 17-18 में। और अब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हम इसमें बजट रखा हुआ है उन्होंने। और स्टेट्स का शेयर इसमें 60 और 40 का है नॉन हिमालयन रीजन में, और 90 और 10 है हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो देखिए जो ये ग्रांट है या जो फंड हैं जो आगे डिसबर्स किए जा रहे हैं वो हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 90% तक हैं, 90% तक हैं, जबकि वही नॉन हिमालयन रीजन या नॉन हिली रीजन में वो 60 तक है। अब इसका ऑथर ये बताता है कि इसका फ़ायदा हुआ है कैसे। बैंक लोन्स बढ़ गए हैं,
ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट पर काफ़ी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य ये है कि 2022 तक 1 करोड़ घर बनाने हैं। तो अगर वो भी आ जाता है तो उनकी सोशल जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रहने के लिए घर मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वेल बीइंग या वेलनेस के जो इंडिकेटर होते हैं वो उस पर असर पड़ने वाला है। कनेक्टिविटी कैसे ठीक करेंगे? ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, जिसका डेडलाइन है मार्च 2019 तक, पक्का ऑल वेदर रोड बना रहे हैं। तो ये सारे इंटरवेंशंस हैं। अगर इसमें हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाने वाली है उसको भी इंक्लूड कर दें तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी और निश्चित रूप से गरीबी से बहुत हद तक बहुत सारे जो डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ हैं रूरल एरिया में उनको बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा सेक्रेटरी ने लिखा है इसमें। फिर दूसरा सेक्रेटरी ये कहते हैं कि जो इनका मुख्य बल होता है या मुख्य फोकस होता है वो कहाँ होता है? सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन करते हैं और लाइवलीहुड सिक्योर करते हैं। तो लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। स्वावलंबन अभियान, जलयुक्त शिविर, वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव महाराष्ट्र में चल रहा है, और काकातिया जो है वो तेलंगाना में चल रहा है, धोबा फार्म पॉन्ड जो है झारखंड में चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। मनरेगा में ये इंश्योर किया जाता है कि 60% जो एक्सपेंडिचर है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ मतलब जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री, तो ये सब एलाइड एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर मानी जाती हैं। AH मतलब एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट DD, F फॉर फिशरीज़, DD F फॉर फिशरीज़, और फॉरेस्ट्री टू ए सर्टन एक्सटेंट फॉरेस्ट्री। ये तीन तो बिल्कुल श्योर हैं कि एलाइड एक्टिविटीज़ में कंसिडर होती है। फॉरेस्ट्री को भी ले लेते हैं। तो 60% एक्सपेंडिचर जो है वो मनरेगा में उसमें किया जाता है। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि नागरिकों का उसमें जो है वो इंगेजमेंट इंश्योर किया जाता है, क्योंकि नागरिक अगर उसमें आ गए तो अपने आप ही चीज़ें सुधर जाएंगी। सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर उनको एम्पावरमेंट मिल गई तो वो देखते हैं कि भाई ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है। तो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, जब आप इसका मॉडल देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना का, NRLM का, तो आप देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्लॉक लेवल पे किया जाता है। सबसे पहले कि लगभग 100 गांवों का एक ब्लॉक बनाया जाता है, और ऐसे ही देखा जाता है कि उसमें 1000-1200 हाउस होल्ड कवर हो जा रहे हों। मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्लॉक पे है। बहुत सारे गांवों को मिला करके एक ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, और ब्लॉक्स के भी कई प्रकार हैं। पार्टनरशिप ब्लॉक्स हैं, इंटेंसिव ब्लॉक्स हैं, नॉन इंटेंसिव ब्लॉक्स हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए। मतलब कि बैकवर्ड ब्लॉक्स में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा यूज़ करके जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनमें देखा जाता है कि जो डेस्टिट्यूट हैं या जो हैं, तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए। मतलब कोई भी प्रोग्राम उनको थोप नहीं रहे हैं, उनकी मर्जी से उनको इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऐसे ऐप्स निकाल रही है जैसे कि मेरी सड़क है या आवास सॉफ्ट, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का है, जिससे कि सिटीजन सेंट्रिक रहेंगे। वो सिटीजन खुद देख सकता है कि हाँ भाई ये एसेट यहाँ पे क्रिएट हुई है, अब क्या यहाँ पर है। अगर वो वहाँ पर नहीं है तो वो सीधे सीधे उस इशू को फ्लैग कर सकता है, या उसमें मार्क या कुछ फीडबैक सिस्टम होगा तो दे सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैंपेनिंग, सेल फोन बेस्ड इन्फॉर्मेशन, या सोशल ऑडिट, मतलब कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा सोशल ऑडिट को प्रमोट करना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सिटीजन इंगेजमेंट में रखते हैं। फिर इसके बाद ये है कि इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ रही है? अब भाई जैम है, जनधन आधार मोबाइल वो डाल दिया, मनरेगा में जो पेमेंट हो रहा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से हो रहा है। आधार लिंकिंग चल रही है बैंक अकाउंट के साथ में। मनरेगा ने जैसे बताया मैंने कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस आ गए हैं, माइक्रो ATMs आ गए हैं, तो इनसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया भी प्रमोट हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है।
स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, जियो टैगिंग हो रही है एसेट्स की। एसेट्स क्रिएट हुई तो उसका एक जियो टैगिंग कर दिया गया, और जियो टैगिंग होने की वजह से उनका नंबर आ गया, उनका यूनिक यूनिक कोड आ गया, या उनका प्लेस निर्धारित हो गया। लोग उसको देख सकते हैं उन सारे ऐप्स में या उन सारी मॉनिटरिंग साइट्स पे, और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी जो चल रहा है, उसमें भी जो घर बन रहे हैं या जो पुराने, उनका भी पूरा जियो टैगिंग हो रहा है, ताकि रिपोर्टिंग और जो है उसका मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके। इसके बाद भी ऑथर बहुत सारे पॉइंट्स लिखता है, जैसे कि बैंक लोन बढ़ावा दिया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, स्किल अपडेशन किया जा रहा है। स्किल के बारे में मैंने बहुत सारा बात किया है स्किल इंडिया में, जो मेरी सितंबर कुरुक्षेत्र की थी, स्किलिंग रूरल इंडिया करके था उसका टाइटल। इनोवेशन है, इनोवेशन और फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसमें जो है वो अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL, इनका बहुत बड़ा योगदान है, अटल टिंकरिंग लैब्स का, या स्टार्टअप इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। और एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही है, और इम्प्लीमेंटेशन इन कन्वर्जेंस मोड हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी स्कीम्स के साथ में अभी कन्वर्ज कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी है तो थोड़ा सा अपना स्टेटस भी बताने की कोशिश करेंगे, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या काम हुआ है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला है फार्मर वेलफेयर होल्ड्स द की। फार्मर वेलफेयर होल्ड्स द की, इसका मतलब ये है कि जब तक किसान का कल्याण नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। किसान का कल्याण करो, क्योंकि 55% आबादी खेती पर डिपेंडेंट करती है। देखिए ये डेटा 55 है या 69 है, अलग अलग कहीं कहीं मिल जाता है। अब स्किल इंडिया वाले में था कि 69% पॉपुलेशन रिजाइड्स इन द रूरल प्लेसेस, तो वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे नहीं है, कुछ उसमें एग्रीकल्चर पे होंगे, कुछ वेज वेज डेली वेज पे होंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होंगे, कुछ कहीं होंगे, कुछ कहीं होंगे। अमूमन ये मान के चलते हैं 55 से 60% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और इंडिया बेसिकली इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। बट प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर केवल 13% भाग ही जीडीपी का कवर करती है। अब जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है तो इसको प्रायोरिटी भी हाई मिलनी चाहिए। इसलिए पिछले 3 साल में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी बताए गए, और डबलिंग द फार्मर इनकम एक लक्ष्य भी बनाया गया 2022 तक, जो कि अभी तक नहीं बनाया गया था कभी। बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर को और रूरल सेक्टर को अब जो है वो 1.87 ट्रिलियन कर दिया गया 17-18 में। 24-25% कह सकते हैं, 1/4 बढ़ा दिया गया बजट को। अब ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर ने क्या किया है। एग्रीकल्चर को देखा जाए तो अभी तक जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है, 274 टन हुआ है। और देखा जाए तो हमारी जो ग्रोथ रेट है फिशरीज़ प्रोडक्शन में और मिल्क प्रोडक्शन में 20% और 17% की है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, यू मस्ट नो इट, थैंक्स टू डॉक्टर वर्गीस कुरियन एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि उन्होंने अमूल मॉडल को सारे देश में रिप्लिकेट करने की कोशिश की। तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड। देन हम देखते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर की अभी कितनी है, 4.4% है, जबकि इसको हमें 10.4% तक लेकर के जाना है, 10.4% तक इसको ले जाना है अगर हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है। तो हमें निश्चित रूप से इसमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमसे कुछ हो नहीं सकेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। तो अब किस तरीके से आगे जाएं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आई। अब आप गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है, तो एक 7 पॉइंट स्ट्रेटजी प्लान भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने निकाला है अभी पिछले महीने, जिसमें सिंचाई है, मतलब कि प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटीज़ है, अलाइड एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे, और इंश्योरेंस है, इन सब पे बहुत सारा फोकस है। तो ऐसे करके 7 पॉइंट्स हैं इनके। फिर एक्सपर्ट पैनल जो बनाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और अगर डबल इनकम करने की बात की जाए तो हम देखते हैं कि 96,703 रुपये से बढ़ा करके 1,93,400 रुपये 2022 तक करना पड़ेगा।
इस इनकम को जो कि फार्मर की है। और फिर हम देखते हैं कि अगर इसकी स्ट्रेटजी रखी जाए तो कैसी रखी जाए, तो क्रॉप प्रोडक्शन की जो है वो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा हमें। इसमें कल्टीवेशन कॉस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना पड़ेगा। मार्केट रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। और फार्म टू गेट प्रोसेसिंग पॉइंट, एक संपदा योजना आई है, संपदा योजना जो कि अम्ब्रेला स्कीम है सारी गवर्नमेंट ये एग्रीकल्चर स्कीम्स। संपदा मतलब फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, तो वो संपदा योजना है, तो वो करना पड़ेगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो माइक्रो इरिगेशन की स्कीम है उसने जो है कवरेज बढ़ा दी है। 4.3 लाख हेक्टेयर से 8.3 लाख हेक्टेयर कर दिया, स्लाइटली लेस देन डबल, बट डबल के आसपास कर दिया गया। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो भी दिया जा रहा है। 7.1 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड हैव बीन इशूड। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि काम हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना जो है, परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और कल्टीवेशन की कॉस्ट कम आती है और ये काफ़ी सस्टेनेबल है क्योंकि इनकम अच्छी मिलती है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के जो प्राइसेस हैं वो प्रीमियम प्राइसेस होते हैं। कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो उन्हीं को ख़रीदना और खाना चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, प्राइस अच्छा रियलाइज होता है, इसलिए ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकता है फार्मर्स की प्रॉब्लम का। फिर क्लस्टर फॉर्मेशंस भी किए गए हैं। 9,100 क्लस्टर्स हैव बीन फॉर्म्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी स्कीम चलाई जा रही है जिसमें कि फूड ग्रेन के लॉसेस को कम करने की कोशिश किया जाएगा 1 सीजन 1 रेट के बेसिस पे। और जो प्रीमियम होगा, बीमा का जो मूल्य होगा वो बहुत मार्जिनल होगा, बहुत कम होगा। ई नाम चलाया गया है। ई नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वो उसने 410 मंडियों को कवर कर लिया है। 13 स्टेट्स में कॉमन ई प्लेटफॉर्म दिया गया है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि 13% अगर क्रॉप के प्राइसेस में मतलब बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर किसान के ऊपर, ठीक है, इंक्रीज इन द इनकम, ये ऐसे 9.1% इंक्रीज इन द इनकम। 13% क्रॉप के प्राइसेस बढ़ेंगे तो 9% किसान की इनकम बढ़ जाएगी। फिर ये सब करना है तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन इनका असर दिखने के लिए इनको सारी चीज़ों को टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। नीति आयोग ने कहा है कि जो है टेक्नोलॉजी और इनकम बढ़ाने के लिए इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना होगा पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पर यूनिट ऑफ लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि भाई लैंड तो लिमिटेड है, उसी लैंड में ज़्यादा लगाने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और न्यू क्रॉप वेराइटीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो उसमें कर ही रहा है, जिसने कि 600 इम्प्रूव वेराइटीज़ निकाली है। और ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रेसिशन फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, प्रोटेक्टेड, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो नीति आयोग ये कहता है कि इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का भी प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये अभी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, आजकल की जो समस्याएं हैं वो ठीक करती हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? मतलब कि रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो लेस पोल्यूटिंग होना चाहिए। प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम जाएगी और जो सोशल कॉस्ट है या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं वो बच जाएंगे उससे। वो नेगेटिव एक्सटर्नल मतलब कि जो जैसे कि आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, सॉइल पोल्यूशन होता है, तो यूज़ तो आपने किया बट उसका असर किसी और को पड़ा है, दैट इज़ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, तो उससे आप बच जाएंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम जाएगी। दूसरा है प्रेसिशन एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या है, GPS, सैटेलाइट या ड्रोन, इन सब की मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो एरिया है वो किस तरीके से है, या हमारा जो सॉयल है या हमारा जो पूरा क्षेत्र है
उसमें किस चीज़ की कमी है, क्या हो रहा है, तो हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन रहेगी और उस प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च होगा वो सही हो जाएगा। तो हमारा जो फार्म मैनेजमेंट होगा वो होल फार्म मैनेजमेंट होगा और हमारे जो रिटर्न्स होंगे वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा डेवलप हो जाता है प्रेसिशन एग्रीकल्चर की वजह से, जिसमें कि नई टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग होता है और ऐसा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसमें कि होल फार्म मैनेजमेंट और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि रिसोर्स प्रिजर्वेशन एंड ऑप्टिमाइजिंग द इनपुट, ऑप्टिमाइजिंग द रिटर्न्स ऑफ द ऑन द इनपुट, ये हम अचीव करते हैं प्रेसिशन फार्मिंग से। अब डायरेक्ट सीडेड राइस, अब ये पहले राइस का क्या है, राइस को पहले बोने से पहले उसके बीज को तैयार करते हैं, तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड हो गया। डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या है, राइस को पहले एक ही जगह पे ही डाल दिया जाता है सीधे, तो उसमें स्प्राउटेड करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे डायरेक्टली डाल दिया जाता है। तो लेबोरियस प्रोसेस जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, वो बच जाता है और वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बच जाती है। जीरो टिलेज का मतलब ये है कि ज़मीन को जोता ना जाए, बिना जोती हुई ज़मीन को, ये भी एक सामने उभर करके आ रहा है। तो इससे क्या होता है, सॉइल का जो न्यूट्रिशन या जो भी कंपोजिशन होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है जीरो टिलेज की वजह से। और एक पॉइंट ये भी है, रेज्ड बेड प्लांटेशन, मतलब कि इस ये जैसे कि ये मान लो ये एक मतलब लेवल लैंड है, इससे थोड़ा ऊपर उठा दिया जाए और ऐसे, अब इस उठी हुई जगह पे अगर हम और साइड साइड में इम्बार्कमेंट्स क्रिएट किए जाएं, जैसे कि ये ऐसे और साइड साइड से इसको रोक दिया जाए ऐसे, और इसको इस ये जो लेवल है इस ये पूरा नॉर्मल बेस से उठा हुआ है, तो ये करने से क्या है, वीड की ग्रोथ रुक जाती है और वीड की ग्रोथ रुक जाने की वजह से जो है यील्ड हाई होती है, नंबर एक, मॉइस्चर कंटेंट रुका रहता है उसमें, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। बट उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लीव्स हैं वो एक दूसरे से टच ना करें, मतलब इतना तो गैप देना ही चाहिए रेस्ड बेड प्लांटेशन में भी, या रीड्स प्लांटेशन भी कहते हैं इसको, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर फिर ये कहते हैं कि क्रॉप इंटेंसिटी ही है एक ऐसी जो जिससे कि हम इन सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरा पॉइंट ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रबी और खरीफ के बाद भी कुछ ना कुछ हम बो करके उसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखना चाहिए हमें, कुछ नए नए ऑप्शंस देखने चाहिए, और इन मतलब जो उसकी सोइंग है उसको डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेगा तो उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद फाइबर कंटेंट रहेंगे, स्पाइसेस रहेंगे। तो जो डिस्ट्रेस में आ जाता है ना सूखा पड़ने पे, तो वो बच जाएगा। एलाइड एक्टिविटीज़ के बारे में ये है। तो गवर्नमेंट का जो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं उनमें गवर्नमेंट बहुत सारी बातें कर रही है, और स्ट्रेस रिड्यूस करना ही मुख्य रूप से एक गवर्नमेंट का उद्देश्य है। और देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन नॉन फार्म एंड फार्म सेक्टर, मतलब कि जो काम कर रहे हैं ज़मीन पे खेती कर रहे हैं और जो खेती नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में पैरिटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इस उद्देश्य के साथ में काम कर रही है। अब ये है कि इनोवेशन से किस तरीके से प्रोग्रेस होगी, तो इसके लिए नीति आयोग ने चैम्पियंस ऑफ चेंज करके एक कैंपेन लॉन्च की थी। तो चैम्पियंस ऑफ चेंज है क्या बेसिकली, ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मतलब उद्यमी या जो उद्यम करते हैं, उद्योग लगाते हैं, डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं, उनका गवर्नमेंट के साथ डायलॉग इस्टेब्लिश करना, उनका गवर्नमेंट के साथ में एक सिंथेसिस करवा देना। उससे क्या होगा, क्योंकि देखो जो हर्डल्स होती है, क्योंकि इकॉनमी कैसे बढ़ेगी, इकॉनमी ट्रेड, बिजनेस, एंटरप्राइज, इन्हीं सबसे बढ़नी है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा या जब तक नए आइडियाज़ नहीं आएंगे तब तक इकॉनमी आगे बढ़ेगी नहीं। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको फील्ड लेवल का ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की जो खामियां हैं
उनको ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके बीच में डायलॉग इस्टेब्लिश करना। 360 डिग्री व्यू ऑफ चैलेंजेस, मतलब कि कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो हर तरफ से उस चैलेंज को देख लेना, और जो इश्यूज हैं हमारे कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इमेजिनेशन यूथ की जो होनी चाहिए, उसको भी ये एड्रेस कर लेगा। क्योंकि जब वही ये सारी चीज़ें, जब उनके बीच में एक डायलॉग इस्टेब्लिश होगा और एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा, तभी जब हमारा ये जो ड्रीम है, न्यू इंडिया अचीव करने का ड्रीम है इनोवेशन के थ्रू, या ये जो चेंज आना है उसके थ्रू, वो चैम्पियंस वही होंगे। इसलिए नीति आयोग ने ये एक पूरी पहल शुरू की है। दूसरा, ऑथर ये भी कहता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी डिसरप्टिव है, या मतलब इनोवेटिव है। मतलब किस तरीके से इसका जो मॉडल है वो डिसरप्टिव गवर्नेंस मॉडल है। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ चल रहा है वो चलने दो, जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जो कि थोड़े गड़बड़ हैं उनका ये रिव्यू करती है, और ऐसे इसने 1200 ऑड लॉज को स्क्रैप कर दिया है। फिर बैंकिंग और सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू पहुंचाई है। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, ये एक नई पहल है। ये किस तरीके से है भाई, वेबसाइट के थ्रू ही आप सामान खरीद सकते हो या अपना बिजनेस कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये भी किया है। और गवर्नमेंट का ये भी लक्ष्य है कि 1 मिलियन चिल्ड्रन यूथ इनको तैयार करना है, इनोवेटर्स, कल के इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। तो उनको 1 मिलियन यानी कि 10 लाख चिल्ड्रन ऐसे तैयार करने हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स इसके अंतर्गत आता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसरप्शन इन एजुकेशन सिस्टम, क्रिटिकल थिंकिंग पावर, सेंस ऑफ सेफ्टी, एबिलिटी टू थिंक कामली इन एवरी सिचुएशन। ये अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। अब अटल इनोवेशन मिशन क्या है? अटल इनोवेशन मिशन ये है कि कोई भी बच्चा जो कि 6ठी से 12वीं क्लास के बीच में है, वो जा करके अटल टिंकरिंग लैब में, जहाँ पे कि स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे उनके इक्विपमेंट्स को यूज़ करके देख सकता है, साइंस इन सारी चीज़ों के बारे में सीख सकता है, और कोई ऐसी समस्याओं का सलूशन निकाल सकता है। और इनके थ्रू बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग समस्याओं के सलूशंस भी निकाले हैं। जैसे कि कहीं पे माइंड डिटेक्शन कर लिया है साउंड टेक्नोलॉजी से, या कहीं पे बाढ़ है तो सेंसर के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे गड्ढा है, सड़क कैसी है, या कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट करना है। छोटी छोटी समस्याएं बट उनका सोल्यूशंस, तो ये अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू हो रहा है। फिर गवर्नमेंट नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी बना रही है। स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, चैम्पियंस ऑफ चेंज की बात ऑलरेडी चली, डिजिटल इकॉनमी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनोवेशंस को बढ़ावा देती हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, स्टेम, ये था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सोचना कि बच्चे को इसके बारे में इसका अनुभव करवाना चाहिए, बच्चों को लर्निंग फ्री इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ ये उसके बेस होने चाहिए, जिससे कि उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ेगा। तो अटल टिंकरिंग लैब्स कितनी है? लगभग 900 लैब्स हैं, अराउंड 55% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के हैं जो कवर करती हैं। 1300 लगभग और लैब्स चाहिए तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के कवर हो जाएंगे अटल टिंकरिंग लैब से। देखिए ये सारे जो अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, ये बार बार आते रहेंगे। तो अगर आप अटेंटिव हैं तो ये धीरे धीरे आपका गागर में सागर भरता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात की है आगे के एडिटोरियल में कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अब स्किल डेवलपमेंट में हर्डल क्या है? हर्डल सबसे बड़ी ये है कि कुछ तो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले। अब पहले डेटा की बात कर लेते हैं, फिर हर्डल की बात करेंगे। डेटा ये है कि भाई एवरेज ग्रोथ ऑफ इंडियन इकॉनमी इज 7%।
7% रही है पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास की दर है, वृद्धि की दर है। और इसको अब न्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के पूल में। और फिर भी कंट्री को डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना बाकी है। क्यों? 15 से 59 वर्ष तक के जो लोग हैं या पॉपुलेशन है वो 63% है इंडिया में। 63% पीपल ऑफ बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 15 to 59। तो यंग पॉपुलेशन तो है बट स्किलफुल नहीं है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल नहीं रहा है, केवल यंग पॉपुलेशन है। अब यंग पॉपुलेशन है तो बर्डन है। मैंने स्किल इंडिया में भी इसको कवर किया था, मैं ज़्यादा रिपीट इस बात को नहीं कर रहा हूँ। उनको स्किल देनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का, उसके बाद इंडस्ट्री है और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर है। तो इन तीनों का आपको परसेंटेज मालूम होना चाहिए, कौन सी जो सेक्टर है कितना प्रोड्यूस मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो हमारी 2020 तक 17 करोड़ हो जाएगी बेस्ड ऑन द करंट ग्रोथ रेट। और अगर हम उन्हें ट्रेन नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें ट्रेन नहीं करते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। ये लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड विल टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। तो एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबल यूथ, ये दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। तो एक तरफ तो जहाँ हमें नौकरियाँ बढ़ानी है, दूसरी तरफ हमें स्किल भी बढ़ाते जाना है। तो इंडस्ट्री को मिल नहीं रही है वैसी, क्योंकि इंडस्ट्री को स्किल सेट चाहिए लेकिन इंडस्ट्री को मिल नहीं रही है। अगर आप फिनलैंड, साउथ कोरिया, इन सारी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे ना, जापान, वहाँ पे की जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। यहाँ की वर्कफोर्स ट्रेंड नहीं है। अब ट्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फंड्स नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की भी कमी है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम पीछे हैं। फिर स्किल इंडिया मिशन के लिए इन्होंने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप 2014 में रखा है। 70 अलग अलग स्कीम्स पहले भी चल रही थी, इनमें कन्वर्जेंस लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप लगाई गई। फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं इसकी वो है प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना है, प्रायर एक्सपीरियंस को भी रिकॉग्नाइज करती है, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा मतलब शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट ये भी इस्टेब्लिश किया गया है। इंक्यूबेशन सेंटर्स आजकल यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जो कि सपोर्ट करेंगे। और ये स्ट्राइकिंग फैक्टर, इंडिया में बहुत सारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मतलब 315 मिलियन बच्चे, मतलब कि कह लीजिए कि 32 करोड़ बच्चे जा रहे हैं। 32 करोड़ बच्चे स्कूल, 32 करोड़ स्कूल हैं, नहीं 32 करोड़ बच्चे हैं और लगभग 15 लाख स्कूल हैं। तो अगर हम ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है या ओरिएंटेशन है उसको अगर हम स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए यही है, 15 से 59 वर्ष के बीच में 62, विश्व का 20% भारत में रहता है। 15 से 34 वर्ष जो है 35% 2011 में थे, 2030 तक 32% हो जाएंगे। और 90% वर्कफोर्स हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ये सारे थोड़ा सा डेटा है, देख लीजिए। तो इसकी वजह से हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में ना बदल चला जाए। तो इसके लिए हमें स्किल देनी पड़ेगी, उन्हें आईटीआई को रिवैम्प करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बहुत सारा बल दे रहे हैं फार्मर की इनकम पे, हाउसिंग फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट, और ये सारे प्रोग्राम वुमेन फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं। तो ये नए प्रोग्राम हैं जो कि वुमेन फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं, ना कि केवल ये बल्कि पुराने वाले भी फाइन ट्यून किए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत टिंकरिंग बदलाव किया जा रहा है उनमें, जिनको कि वुमेन फ्रेंडली बनाया जा रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई महिला है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर ऑथर ये भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, फिर 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, फिर 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, 39 जो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फिर
15(3) में स्पेशल प्रोविजन शुड बी मेड बाय स्टेट्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 51A में रिनंसिएशन ऑफ प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए जिससे कि यूनियन के अगेंस्ट हो या उसकी डिग्निटी या उसके सम्मान के खिलाफ हो। 42 प्रोविजन मेड बाय स्टेट फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। ये क्या है? आर्टिकल 42 कहता है कि ऐसे प्रोविज़न बनाने चाहिए जिससे कि अच्छी वर्किंग कंडीशन रहे। ह्यूमन मतलब कि लोगों के लिए ठीक ठाक कंडीशंस, ह्यूमन से है ह्यूमेन, दयावान, ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए और मैटरनिटी के बेनिफिट्स होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ने पहले ही ये सारी चीज़ें गारंटी कर दी है, पर ये मीनिंगलेस होगी अगर जब तक इकोनॉमिक फ्रीडम उनको नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोई भी वित्तीय अगर पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है उनको तो क्या मतलब है। फाइनेंशियली फ्रीडम और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इज़ दी की टू वुमेन एम्पावरमेंट। अगर उनको हम फाइनेंशियली साउंड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देंगे तभी वो सही रूप से एम्पावर हो पाएंगी। ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग देंगे, स्किल ट्रेनिंग दे देंगे, क्योंकि अगर स्किल ट्रेनिंग नहीं है तो नहीं हो पाएंगी, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी। और बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम कर रही है। 73rd 74th अमेंडमेंट लाया गया गवर्नमेंट में, जिससे कि उनको पॉलिसी मेकिंग में भी जगह दे दी गई। स्मॉल मतलब लोकल बॉडीज़ में तो आ गई, वो शहरों में और गाँव की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आ गई, लेकिन नेशनल लेवल पे वो जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है अभी तक पेंडिंग है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं पर हम कर कुछ नहीं रहे हैं अपनी 48% आबादी के लिए जो कि महिलाएं हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट HRD से 2006 में काट करके एक नई मिनिस्ट्री बना दी गई है। नेशनल वुमेन कमीशन 1992 में एक स्टेटरी बॉडी के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारत बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस का पार्ट है, साइन किया है, म्यूचुअली एग्री किया है। और एजेंडा 2030, दिस इज़ नॉट 13, दिस इज़ 2030, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी जेंडर इक्विटी की बात करता है। बट स्ट्राइकिंग फैक्ट्स क्या हैं? हमारे यहाँ की वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, 25.5% है, जो कि सोमालिया से भी कम है। सोमालिया नाम आता है तो सोमालिया सबसे पहले हमें ये लगता है कि सोमालिया वाले तो बस समंदर के लुटेरे होते हैं, ऐसा दिमाग में आता है। बट अगर सोमालिया जैसी कंट्रीज में भी 37% महिलाएं काम कर रही हैं, तो उसमें तो हम तो डेवलपिंग इकॉनमी है, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकॉनमी है, सेकेंड फास्टेस्ट आफ्टर चाइना। तो हम केवल 25% महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं। 43% वुमेन 15 से 59 में काम कर रही हैं, लेकिन उनको दे डोंट गेट पेड। अब इसका खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था को भी, क्योंकि वो पेमेंट होता नहीं है उनके कामों का, तो वो जीडीपी में आता नहीं है, जीडीपी में आता नहीं है तो गिना नहीं जाता, हमारी जीडीपी अंडर रिपोर्टेड रह जाती है इसकी वजह से। तो ये सारे मुद्दे हैं, तो हमें उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। बजट 2017 जेंडर बजटिंग की बात करता है। जेंडर बजटिंग क्या है कि बहुत सारे इनिशिएटिव जो महिलाओं के लिए लिए गए हैं उनकी देखभाल करने के लिए जेंडर बजटिंग, मतलब बजट में इतना पैसा तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए ही होना चाहिए। जेंडर बजटिंग में भी दो टाइप की होती हैं। पहला होता है 100% प्रोविजन वाली स्कीम, दूसरा होता है 30% प्रोविजन वाली स्कीम। 17 स्टेट्स ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो जेंडर बजटिंग एक वेलकम इनिशिएटिव है, इसका स्वागत होना चाहिए। और इंडिया जो है वो 87 स्थान पर है गैप इंडेक्स में 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, तो 21 प्लेसेस वो जंप कर चुका है। ये भी ठीक चीज़ है, पर हेल्थ के पैरामीटर्स पे इंडिया अच्छा नहीं कर रहा है। हेल्थ के पैरामीटर्स पे इंडिया की रैंक 142 है, 145 थर्ड फ्रॉम बॉटम, यानी 144 में 142वां रैंक मिली, मतलब किससे नीचे केवल 2 ही हैं। तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तो हमने पॉलिसी जो है वो बनाई है और उसकी प्रोग्रेस भी पेपर्स पे दिखती है, बट ग्राउंड में वो कहीं ना कहीं नहीं दिखती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब तो है, बट इसका एक्चुअल ग्राउंड में थोड़ा और असर दिखना चाहिए। निश्चित रूप से स्कीम्स ये सब अच्छी हैं, तो जेंडर बजटिंग जो है वो एक वेलकम इनिशिएटिव है। ये सारी जो स्कीम्स आई हैं इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, तो हमें बच्चियों की एजुकेशन, उनका एम्प्लॉयमेंट, ये सब इंश्योर करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि
उनके यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको एलिमिनेट करना है, वेज डिफरेंशिएशन है तो उसको भी एलिमिनेट करना है। तो एडिटोरियल इसी की बात कर रहा है। फिर जल्दी से देख लेते हैं करप्शन के बारे में। एक था कि करप्शन फ्री इंडिया हमारा होना चाहिए, तो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन होनी चाहिए। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी बात करता है कि हमारे देश में ये सब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट है, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है 2013 में, विशल ब्लोअर अगर कोई बोलता है तो उसको प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में है। तो गवर्नमेंट काफ़ी स्मार्टली काम कर रही है। जनधन आधार मोबाइल ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हैं, डिजिटल इंडिया ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है। मर्जर ऑफ रेलवे बजट, रिसोर्सेज का अच्छा मैनेजमेंट हो जाए इसलिए मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हटा करके रेवेन्यू एंड कैपिटल में बदल दिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंप्लायंसेस के लिए आ गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इन दी गवर्नमेंट, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और बहुत सारे ऐप्स मॉनिटरिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाती हैं, करप्शन को कम करती हैं। और अभी देखा है कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिटायर कर दिया है 50+ में रिव्यू करके जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस सर्विसेज के भी जो अधिकारी थे उनको भी रिटायर किया, कुछ आईएएस और कुछ आईपीएस ऑफिसर्स को भी रिटायर किया। तो गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है कि अभी करप्शन नहीं चलेगा इस देश में, अभी करप्शन नहीं चलेगा। ओके। दूसरा है कास्टिसिज्म। कास्टिसिज्म क्या है? सबसे पहले कास्टिसिज्म मतलब कि स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सोसाइटी को परतों में बांट देना, नंबर एक। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब कास्टिज्म की डेफिनेशन ये है कि जब एक जो कास्ट होती है वो दूसरी कास्ट को इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इतना दबाने लगती है कि दूसरी कास्ट का डेट्रीमेंट होने लगता है, मतलब दूसरी कास्ट का नुकसान होने लगता है, तो वो आ जाता है कास्टिसिज्म। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई कि 1871 में सबसे पहली बार आई थी। और जब ये सेंसस किया ब्रिटिश ने, इससे पहले शायद ही कास्टिसिज्म रही, क्योंकि जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वो कास्टिसिज्म नहीं थी, वो वर्ण व्यवस्था थी। इंटरचेंजेबली कहीं कहीं यूज़ हो जाती है, बट वो वर्ण व्यवस्था थी। कास्टिसिज्म 1871 के बाद आई, और ये और फर्दर बढ़ती चली गई 1901 और 1911 की सेंसस में, जिसका प्रयोग ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल के लिए किया। और इसने जो कास्ट की रियलिटीज़ थी या कास्ट आइडेंटिटीज़ थी उनको और ज़्यादा पक्का कर दिया, क्योंकि कुछ एक तबके होते थे जिनके लिए कुछ स्पेशल जॉब्स रिजर्व कर देते थे। तो इसकी वजह से आता गया। अब ऑथर इसमें आगे भी बहुत सारी बातें कहता है, और ये ऑथर ये भी कहता है कि बड़े शहरों में तो ये कम हो रही है, इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिजेज, इंटर कास्ट मैरिजेज हो रही है, तो बड़े शहरों में कम हो रही है। बट कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसमें कास्टिसिज्म घुसता चला है, कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है। और कास्ट पॉलिटिक्स होने की वजह से जो 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 डेमोक्रेसी का जो ट्रू रियलाइजेशन है या जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम इमोशनली इस तरीके से बह जा रहे हैं कास्टिसिज्म में कि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। ऑथर बार बार यही कहता है कि उसका सोल्यूशन यही है कि हमारे अंदर अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, और हमें रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा रादर देन इमोशनल थिंकिंग। कि हमें रेशनल थिंकिंग जो कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड होगी या मानवता के ऊपर आधारित होगी, उसमें जाना चाहिए। तो ये एक ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एडिटोरियल है जिसको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट डायरी है, छोटा सा है, ये भी देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरी में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कहीं टिक हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक हो जाएगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो वहाँ की कल्चर है नॉर्थ ईस्ट को, या वहाँ की फूड है, म्यूज़िक है, वहाँ की जो परंपरा है, कल्चर है, उसको शोकेस किया जाए। और बाहर के लोग, दिल्ली के लोग भी नॉर्थ ईस्ट की कल्चर, वहाँ की विशेषताओं और वहाँ की उपलब्धियों के बारे में जान पाएँ और अप्रिशिएट कर पाएँ, इसलिए नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित किया गया। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न वेंचर फंड बनाया गया। नॉर्थ ईस्टर्न वेंचर फंड जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो बनाई गई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया वेंचर फंड है, जिसका मुख्य उद्देश्य यंग
बच्चों को या यंग लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उकसाना है, रिझाना है। अब तक 60 प्रपोजल आ चुके हैं और इस पे रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। 60 प्रपोजल्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया जो प्रधानमंत्री की स्कीम्स हैं वो काफ़ी मदद कर रही हैं। ऑन टॉप ऑफ इट मतलब एडिशनली, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड जो है वो कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड की तरीके से यंग स्टार्टअप्स को मदद कर रहा है। मतलब स्टार्टअप और स्टैंड अप में जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो मिलेंगी मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपना वो लगा रहे हो तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न वेंचर फंड से भी मदद मिल जाएगी। तीसरा जो न्यूज़ था वो जापान इंडिया कोऑर्डिनेशन फोरम का है। इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने, उनके साथ कनेक्टिविटी डालने, उसका एरिया डेवलप करने, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज़्म, इन सारी चीज़, इन मुद्दों पर बात हुई है जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो सेक्रेटरी हैं और जापान के जो एम्बेसडर हैं उनके बीच में। उसमें जीका जापानीज इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है, जो कि बुलेट ट्रेन का निर्माण कर रही है, और भारत की तरफ से जो बिजनेस के जो टाइकून्स हैं और गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके बीच में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपको जापान इंडिया कोऑर्डिनेशन फोरम याद रखनी है, जहाँ पे B2B, पीपल टू पीपल, टूरिज़्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे एरिया में बात हुई है। कुछ चीज़ें हर एग्रीमेंट में कॉमन होती हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। दिल्ली, ये छोटी सी न्यूज़ थी। दिल्ली बुक फेयर 2017 ऑर्गेनाइज़ किया गया था इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ITPO पब्लिकेशन डिवीज़न ने इसमें भाग लिया था। बहुत सारी किताबें बिकी थी, लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो ये भी छोटा सी एक न्यूज़ थी। फिर बुलेट ट्रेन के बारे में है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो है 14 सितंबर 2017 में फाउंडेशन डाल दिया गया, जहाँ पे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी थे। पहला जो कॉरिडोर बनेगा वो मुंबई टू अहमदाबाद होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, उसको बोला जाएगा MAHRS। एक ये इतने का होगा, 1,08,000 करोड़ रुपए का ये होगा पहला प्रोजेक्ट। इतना लो कॉस्ट प्रोजेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से 88,000 करोड़ रुपए जो है वो जापानीज़ फंडिंग होगी उसमें, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 0.01, जो कि रिपेमेंट पीरियड 50 ईयर का होगा। मोराटोरियम पीरियड यानी कि 15 साल तक हमें उसमें कुछ भी पे नहीं करना है। तो वो प्रैक्टिकली फ्री हो जाएगा, मेकिंग इट प्रैक्टिकली फ्री, क्योंकि आप इन्फ्लेशन पकड़ोगे ना तो इन्फ्लेशन ही उतना हो जाता है, तो प्रैक्टिकली फ्री है। और 80% ऑफ टोटल कॉस्ट जो है वो फंडिंग की ही कॉस्ट है, और जापान उसको फाइनेंस कर रहा है। तो ये वर्चुअली जो ये फंडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फंडिंग है, फेवरेबल फंडिंग टर्म्स पे है। इसमें नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और ये है जेट्रो है, जापान एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन करके है इनका, जेट्रो का, जापान एक्सपोर्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेट्रो। तो इनके बीच में एक्टिव इंटरेक्शन चल रहा है, इनके बीच में ये हुआ है, MOU हुआ है। और इसमें देखो, इसका बेनिफिट ये है कि मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रहा है नंबर 1, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा है। तो ये क्लॉज इसमें पड़ा हुआ है। एक्टिव इंटरेक्शन है इंडियन और जापानीज़ इंडस्ट्री के बीच में, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। भारत को काफ़ी सीखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजिकली और कल्चरली जो हम एक दूसरे से सीखेंगे वो काफ़ी मायने रखेगा। 20,000 लोगों को लगभग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तुरंत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, और 20,000 एडिशनल इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। और इसमें एक काम किया गया है, हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़ौदा में बनाया गया है, जिसमें 4,000 स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी अगले 3 सालों में। 300 इंडियन रेलवे ऑफिसर्स को जापान में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट है, मतलब काफ़ी इंथुजियास्टिकली इस चीज़ को लिया जा रहा है, और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि
हमारे रेलवे ऑफिसर्स वहाँ जा कर के सीखेंगे, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है, जॉब्स जनरेट हो रही हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सिंकाशेन जो ये मानी जाती है, ये बहुत ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मानी जाती है वहाँ की। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेफ है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, और उनका जो डिले है वो लेस देन 1 मिनट का है। तो मतलब और हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेनें लेट होती हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे देश में आती हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो जाएगी। फिर ये क्या है, जब ये सारा एक्सपीरियंस हमारे यहाँ आएगा तो उसको रिप्लिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम का एक कॉरपोरेशन बनाया है, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और वो इस देश के अन्य भागों, जो अन्य क्लस्टर हैं ना, जैसे कि दिल्ली चंडीगढ़, मुंबई नागपुर, नागपुर दिल्ली, बेंगलोर चेन्नई, ये सब जो क्लस्टर्स होंगे ना, उनमें भी वो मतलब ये जो कॉरिडोर्स होंगे उनको भी वो डेवलप करेगा, रिप्लिकेट करेगा, जो मुंबई अहमदाबाद का जो ये कॉरिडोर है उसी के तर्ज पे। तो इसमें काफ़ी इकॉनमी को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि मुझे आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। और आज के डिस्कशन में इतना ही था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मैगज़ीन ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखें। टॉपिक सिंपल थे, इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं थे, डेटा काफ़ी था, डेटा बहुत कवर किया है इस मैगज़ीन ने, और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी अच्छे थॉट्स देती है ऐसे के लिए, फॉर्डर पॉइंट्स देती है। तो होप यू लाइक्ड इट, और अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दें ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।